बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स, जिसमें फर्स्ट वन था जैकोबी मेथड, सेकंड वन था उसमें हमारे पास गॉस सीडल मेथड, थर्ड वन उसमें गॉस जॉर्डन मेथड है। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड की ही हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन कहलाती है, मॉडिफाइड फॉर्म कहलाती है। इसके अलावा जो है हमारे पास था क्रैमर्स रूल। तो मैंने जैकोबी मेथड और जो गॉस सीडल मेथड है वो मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हमारे पास जो थर्ड वन है वो है गॉस जॉर्डन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे ब्रीफली। इसके अलावा हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस लेक्चर का ही रेफरेंस यूज़ करूं, और हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिनमें हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी कोई कोएफिशिएंट गिवन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने लिखा है x इक्वल टू बी, यानी जो राइट हैंड साइड है इक्वल की, वहाँ पे भी कोई फैक्टर आपको गिवन होता है, तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। लीनियर इक्वेशंस के लिए चारों मेथड में से दो हम कर चुके हैं। दो उनमें से जो है आज है गॉस जॉर्डन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था, बट ये गॉस जॉर्डन मेथड के साथ ही जो है वो रिलेट करता है। गॉस जॉर्डन मेथड एलिमिनेशन मेथड की एक्सटेंशन कहलाता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को ही जो है आज जो है कंपैरिजन की फॉर्म में और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम स्टडी कर लेते हैं। सो बेसिक लेक्चर गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर रिलेट कर रहा है, बेस कर रहा है, और बाकी जो है एलिमिनेशन मेथड के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है एंड गॉस जॉर्डन मेथड है, ये दोनों डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स होते हैं या आइटरेटिव मेथड्स होते हैं। गॉस सीडल मेथड एंड जैकोबी मेथड आइटरेटिव मेथड्स थे। आइटरेटिव मेथड्स ऐसे मेथड होते हैं जो रिपीट होते हैं, यानी उनमें जो टर्म्स हैं या रूट्स हैं वो आप उनको पिछली रूट को पुट करते हुए अगली रूट्स या अगली टर्म्स निकाल सकते हैं। तो उसमें मल्टीपल आपके पास वेरिएशंस होते हैं, मल्टीपल आइटरेशंस होते हैं, तो वो आइटरेटिव मेथड कहलाते हैं। जबकि जो गॉस जॉर्डन मेथड या एलिमिनेशन मेथड है ये डायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। सिमिलरली क्रैमर्स रूल भी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड यानी कि हम एक टाइम में एक ही किसी भी कोएफिशिएंट के अगेंस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x के अलोंग एक वैल्यू, y के अलोंग एक वैल्यू एंड z के अलोंग एक वैल्यू। तो डायरेक्ट मेथड्स हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स रूल होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गॉस जॉर्डन मेथड, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास रिड्यूस रो एशलन फॉर्म भी कहलाती है। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमारे पास रो एशलन फॉर्म है, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म है। इसके अलावा इसको हम मॉडिफिकेशन या एक्सटेंशन कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड की। जो गॉस जॉर्डन मेथड है ये एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन कहलाता है एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड की। इसके अलावा हम इसमें वर्क कैसे करते हैं या ये मेथड वर्क कैसे करता है, इसमें हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में। हम सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस गिवन होते हैं उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अभी मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स बनाते हैं, उस मैट्रिक्स के ऊपर हम सिंपली रो ऑपरेशन करते हैं और उसको फिर हम रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। होता क्या है इस सिस्टम के अंदर या इस मेथड के अंदर, हम सबसे पहले जो है जो प्रोसेस हमारा होता है उसको स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं सिंपल रो ऑपरेशन के थ्रू। एक सिस्टम और उससे हम कन्वर्ट करते हैं जो हमने मैट्रिक्स सिस्टम बनाया होता है इक्वेशन से, उसको फिर दूसरे सिस्टम में यानी रिड्यूस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल रो ऑपरेशन। उसके बाद ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहता है जब तक कि हमें सोल्यूशन जो है ऑब्वियस सोल्यूशन नहीं मिल जाता उस मैट्रिक्स का। ऑब्वियस सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास x, y या z की वैल्यू का मिल जाना, या आपने जो फॉर्म बनानी होती है, फॉर एग्जांपल आपने डायगोनल फॉर्म बनानी है, आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो जब तक वो आपके पास नहीं बन जाता तब तक आप उस रो ऑपरेशन को अप्लाई करते रहते हो, यानी रो ऑपरेशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम आर्गुमेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आर्गुमेंटेड या आर्गुमेंट मैट्रिक्स कहते हैं उसको, वो मैट्रिक्स जो हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम से खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास अगली जो टर्म है गॉस जॉर्डन मेथड की, उसमें जो हमारे पास अरिथमेटिक मैनिपुलेशन है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को जो हमारे पास लीनियर सिस्टम होता है उसको कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट सिस्टम में। वो हमारे पास उसकी अरिथमेटिक मैनिपुलेशन यानी जिसके थ्रू आप उसको कन्वर्ट करते हैं और जिसकी मदद से करते हैं वो आपके पास रो ऑपरेशन कहलाता है। यानी आपके पास अरिथमेटिक मैनिपुलेशन आप यूज़ करते हुए सिस्टम को एक फॉर्म से जो लीनियर फॉर्म होती है उससे रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं या किसकी मदद से करते हैं वो रो ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद ये जो मेथड है हमारे पास यानी गॉस जॉर्डन मेथड, ये एल्गोरिदमिक होता है नेचर वाइज। ये नेचरली या नेचर वाइज जो है इसकी जो नेचर है यानी इसकी जो फॉर्म है वो एल्गोरिदमिक है। एल्गोरिदमिक मतलब जिसको इजीली आप जो है वो कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग के अंदर इजीली यूज़ किया जा सकता है। इजीली इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी मेथड के रिलेटेड, जैसे कि व्हाट इज़ पिवटिंग। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पिवटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ वन इन अ लोकेशन, किसी लोकेशन के ऊपर वन बनाना या वन लेके आना, and then making all other entries zeros in that column is called pivoting। उस कॉलम के अंदर बाकी हर जो आपके पास एंट्री है उसको जीरो कर देना और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वन रखना, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है पिवटिंग। अगेन किसी भी जब आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वन वैल्यू बनाना और बाकी उसकी उस कॉलम के अंदर बाकी तमाम एंट्रीज को जीरो बनाने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो पिवटिंग कहलाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज पिवट एलिमेंट। व्हाट इज पिवट एलिमेंट? द नंबर दैट इज मेड अ वन इज कॉल्ड द पिवट एलिमेंट। वो नंबर जिसकी हेल्प से हम वन बनाते हैं किसी लोकेशन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, वो कहलाता है पिवट एलिमेंट। अगेन द नंबर दैट इज मेड अ वन इज कॉल्ड द पिवट एलिमेंट। वो नंबर जिसके थ्रू हम वन बनाते हैं वो पिवट एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है पिवट रो। द रो दैट कंटेन्स द पिवट एलिमेंट इज कॉल्ड द पिवट रो। वो आपके पास रो जिसमें वो पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है जिस रो के अंदर, वो आपके पास पिवट रो कहलाती है। And next point is target row. The row to which a multiple of pivot row is added is called the target row। वो रो जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ पिवट रो को ऐड करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पिवट रो का मतलब है कि वो आपके पास वर्ड या वो आपके पास जो है हिंसा जिसको आप ऐड करते हैं पिवट रो के अंदर, उसको हम कहते हैं टारगेट रो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन है बिटवीन द गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। मैंने अभी बताया है कि दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। पहले हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है, उसके बाद हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड आता है। तो पहले जो है आप गॉस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। इस साइड पर मैंने जो है गॉस जॉर्डन मेथड को डिफाइन किया है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गॉस जॉर्डन मेथड है इसमें जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं इक्वेशंस के थ्रू, उनको इस तरह से लिखते हैं, यानी इसमें हमने डायगोनल मैट्रिक्स बनाना होता है। ये आप देख सकते हैं कि डायगोनल के अलोंग आपके पास क्वांटिटीज या एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अलावा बाकी हर एक एंट्री क्या है, जीरो है। ये हमारे पास कहलाता है गॉस जॉर्डन मेथड। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो मेथड है ये गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें हम बनाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, तो यहाँ से आपके पास ax आ जाता है, इक्वल आपके पास b आ जाएगा, यहाँ से d ऑफ y आ जाएगा, इक्वल q आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ z आ जाएगा, इक्वल टू r आ जाएगा। ये इक्वेशंस होल्ड करती हैं गॉस जॉर्डन मेथड के लिए। सिमिलरली गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इक्वेशंस राइट कर लिए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आप देखें, ये जो 3, 6, 10, इनको आप इधर इस तरह के मैट्रिक्स में लिखेंगे,
यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी 3, 6, 10, उसके बाद 5, 8, -3, उसके बाद x के साथ 1, 2 एंड -6 ये यहाँ पे लिखेंगे, x, y और z यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है। उसके बाद इक्वल के बाद p, q और r की जगह पे आप ये इक्वल वाली वैल्यूज यानी 7, -10 एंड 15 को राइट करेंगे। उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखा है जिसको हम आर्गुमेंट फॉर्म कहते हैं, यानी a आपके पास जो है रेशो का जो होता है सिंबल वो, और b इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे वही वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्म में राइट कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने राइट कर लिया। उसके बाद अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। आप देखें यहाँ पे जस्ट ये 3 0 है, अगर आप इस और इस फॉर्म को देखें तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और बाकी एक्स वाई जी और पी क्यू आर आपके पास सेम रहेगा। ये मेथड आपके पास कहलाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेथड जो है ये फॉर्म आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड की है, गॉस एलिमिनेशन मेथड की। इसमें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ए डी एफ, और यहाँ से आप इस डायरेक्शन को जाते हैं तो ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म है, ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो इस तरह से जो है आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, जबकि जो है आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड इसमें आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सिमिलरली इसमें इक्वेशंस आपके पास कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ज़्यादा इक्वेशंस आती हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसी मैट्रिक्स से आपने ये इक्वेशंस बनानी है। ए एक्स आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा, सी जी आ जाएगा, इक्वल टू पी आ जाएगा, उसके बाद डी ऑफ वाई आ जाएगा, ई ऑफ जी आ जाएगा, इक्वल टू क्यू आ जाएगा, एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू आर आ जाएगा। यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालेंगे, जी इक्वल टू आर बाई एफ आ जाएगा आपके पास। उसको बाद फिर आप उसके बाद निकालने के बाद आप उस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फॉर एग्जांपल आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, एंड सिमिलरली थर्ड वन को इक्वेशन 3 कह दें। जो इक्वेशन 3 है यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जी आपके पास इक्वल आ जाएगा आर ओवर एफ के, आर ओवर एफ के आ जाएगा। इस आर ओवर एफ को आप पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे। जब y की वैल्यू निकल आएगी तो फिर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x निकालने के लिए y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास ये जो है फर्स्ट इक्वेशन भी निकल आएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपके पास जो है मेथड कहलाता है, थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपके पास ज़्यादा आपको करनी पड़ती है कैलकुलेशन, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी लार्ज है। जबकि जो आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड है वो ज़्यादा इजी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें आपने इक्वेशंस डायरेक्टली यहाँ से आप x इक्वल टू पी ओवर ए निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्यू ओवर डी निकाल सकते हैं, एंड z इक्वल टू आर बाई एफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रोसेस ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जनरेट किया है। इसमें आप लीनियर इक्वेशंस देख रहे होंगे। इन लीनियर इक्वेशंस के थ्रू आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट करेंगे। 3 आपको लीनियर इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट नज़र आएंगे x, y और z का, तीनों का 1 1 है, और राइट हैंड साइड पर p की वैल्यू है जो कि 9 है। सिमिलरली फिर 2, -3 एंड 4 है, और q की वैल्यू 13 है, फिर 3, 4 एंड 5 है, एंड r की वैल्यू 40 है। इन तीनों लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से आपने मैट्रिक्स फॉर्म यानी आर्गुमेंट फॉर्म क्रिएट कर लेनी है। आपको आर्गुमेंट फॉर्म नज़र आएगी, इस तरह से आपने आर्गुमेंट फॉर्म क्रिएट कर लेनी है, यानी हर एक यहाँ पे कोएफिशिएंट राइट कर लेने हैं, और आर्गुमेंट के बाद जो है आपने 9, 13 और 40 यहाँ पे राइट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी डायगोनल फॉर्म क्रिएट करनी है। डायगोनल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे 1, -3 एंड 5 ये एंट्रीज की जगह पे वैल्यू रहेगी, जबकि यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ 1, 1 और 4, और यहाँ पे 2, 3 और 4 इन वैल्यूज़ को 0 करना है। इनको हम करेंगे बाय अप्लाइंग सिंपल रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म में। जो मेरे पास रो ऑपरेशन है मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, वो R2 - 2R1 है एंड R3 - 3R1 है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो R1 है उसको मैंने सेम रखना है। जिस रो को आपने सेम रखना होता है, यानी यहाँ पे जो इसकी एंट्रीज हैं 1, 1, 1 एंड 9,
ये मेरे पास अगले स्टेप में सेम रहेंगी, जबकि चेंज आएगा R2 में एंड R3 में। और चेंज आपने इस तरह से लाना है कि 1 के नीचे वाली दोनों एंट्रीज 0 हो जाए। जब ये वाला मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी और अप्लाई कर दिया मैंने जब, तो फिर देखिए आप R1 सेम रही जैसे यहाँ पे थी, जबकि R2 एंड R3 यानी रो 2 और रो 3 में चेंज आ गया। यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या हो गई, दोनों एंट्रीज क्या हो गई, 0। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसके बाद जो अगला आपके पास मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसको आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। इसी तरह से आप आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, आगे मूव करते जाएंगे। अब आपने -5 के ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म को 0 करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने 2 से ऊपर वाली दोनों टर्म्स को 0 करना है। तो फिर यहाँ पे आपके पास एंट्रीज रह जाएंगी डायगोनल के अगेंस्ट और बाकी सब 0 हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये वही मैट्रिक्स जो अभी मैंने प्रीवियसली राइट किया था। अब मैं इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी उससे ऊपर वाली -5 के ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री 0 हो जाएगी। तो याद रहे -5 यानी रो 2 फिर सेम रखनी है। तो रो 2 को मैं ऑपरेशन में बाद में लिखूँगी। जो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो ये है R2, देखिए मैंने बाद में लिखा हुआ है, यानी ये सेम रखना है नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। और जो चेंज आएगा वो R1 में एंड R3 में। और चेंज इस तरह से हो कि पहले R1 यानी रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली रो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें और देन ऐड कर दें R2 से। इस तरह करने से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टर्म्स एंट्रीज 0 हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास रो 2 सेम रही इसके जैसी बिल्कुल, और ऊपर और नीचे यहाँ पे 0 आ गया है। यानी ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने से आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये वाला मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना, उसमें आपने 12 के ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को 0 करना है। 12 ये वाला 12 इसके ऊपर वाली दोनों एंट्रीज 0 होंगी। तो इसके लिए मैं जो रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी वो आपको सामने है। R3 मैंने सेम रखनी है इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा है। यहाँ पे R3 सेम रहेगी क्योंकि उसमें दोनों 0 आ चुके हैं। 12 की हेल्प से ऊपर दोनों 0 क्रिएट करने हैं। तो R1 और R2 में चेंज आएगा और चेंज इस तरह से होना चाहिए कि पहले R1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर -R3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हुए उसका आंसर लिखेंगे। सिमिलरली 12 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 को माइनस बाद में करेंगे, R3 से 2 को मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे R1 को 12 से और R2 को 12 से, फिर आप सब्ट्रैक्ट करने से पहले R3 को 7 से और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब डायगोनल के अगेंस्ट आपके पास एंट्रीज आ गई हैं, जबकि इसके ऊपर भी ज़ीरोज़ हैं, इसके नीचे भी ज़ीरोज़ हैं। तो ये आपके पास अब क्रिएट हो चुका है डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यानी मैंने जब ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो फिर मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डायगोनल के अगेंस्ट मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये -60 और पहले है 60, उसके बाद फिर -60, उसके बाद फिर है 12। तो अब जब हम यहाँ से इक्वेशंस राइट करेंगे जो मैंने आपको बताई थी जॉर्डन मेथड की इक्वेशंस, उनकी आप वैल्यूज़ को यहाँ पे कॉल कर लें। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 60x = x। इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा -60y = -180। उसके बाद 12c = 60। तो ये यहाँ पे मैंने इक्वेशंस राइट कर ली। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 60 उधर जाकर डिवाइड होएगा, -60 उधर जाकर डिवाइड होगा -180 के साथ, और 12 उधर जाकर डिवाइड होगा। यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा x का, यहाँ से y का आंसर 3 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो है z का आंसर 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू या उसका आंसर 1, y का आंसर 3 एंड z का आंसर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड कहलाता है। आपको कोई भी लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी तो आप सेम प्रोसेस और सेम मेथड को फॉलो करते हुए गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं और उससे जो है इक्वेशंस या रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं, x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।